आज अरशद को इस घर में आए हुए दूसरा दिन था और मैं जब भी उसको देखती तो हर बार ठंडी आह भर कर रह जाती थी। मुझे हमेशा से ही ऐसे ऊंचे लंबे चौड़े शानों वाले मर्द पसंद थे और वो तो दिखने में ही बहुत ज्यादा रोमांटिक लगता था। जब वो अपनी गहरी गहरी आंखों से मुझे देखता तो मेरे दिल में अजीब सी लहर दौड़ने लगती थी और मैं उसे नजरें चुरा लेती। रात को मैं सो रही थी जब मेरे शौहर ने कहा कि मेरे पास आओ। उसका ये बुलावा मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था। चूंकि ये सब कुछ करना मुझे भी पसंद नहीं था। मुझे अपने शौहर के साथ ये सब करते हुए मजा नहीं आता था क्योंकि वो मुझसे जी भर के प्यार नहीं करता था। वो जल्द ही थक जाता था और मुझे वो खास पसंद भी नहीं था। आज भी जब मेरे शौहर ने मुझे बुलाया तो मुझे अंदाजा हो गया कि आज की रात भी मेरी तड़पते ही गुजरेगी। मैं बुझे दिल के साथ अपनी चारपाई से उठकर उसके पास आई थी। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। चांद की रोशनी कमरे में आ रही थी। तभी मैंने अपने शौहर से कहा कि कमरे का दरवाजा बंद कर दो, बाहर से रोशनी आ रही है। बहरहाल नुमान उस वक्त जज्बात से मगलूब हो रहा था। मुझे कहने लगा कि यहाँ पर कोई नहीं है ऐसा जो हम दोनों को देखे। चलो जल्दी आओ, मुझे नींद भी आ रही है। इसके बाद मैंने सोना भी है। मैं बेदिली से उसकी तरफ बढ़ी और खुद को अपने शौहर के सुपुर्द कर दिया। तभी मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे दरवाजे में कोई साया है। एक पल के लिए तो मैं डर गई कि कहीं कोई जिन भूत तो नहीं आ गया, मगर फिर जब मैंने उस लंबे चौड़े साए को गौर से देखा तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वो अरशद था। चौदहवीं के चांद की रोशनी की वजह से वो मंजर साफ नजर आ रहा था और अरशद के चेहरे पर जज्बात भी साफ नजर आ रहे थे। वो दिलचस्प नजरों से मेरे वजूद को सर से पांव तक देखे जा रहा था। मेरे शौहर की उसकी तरफ कमर थी, इस बात से वो बेखबर था जबकि मैं उसे देखे जा रही थी। उस वक्त वो शलवार और बुनियान पहने हुआ था। वो गहरी नजरों से मुझे ही देखे जा रहा था। उस वक्त मुझे उससे बहुत शर्म आ रही थी। मैं उस वक्त जिस हालत में थी मेरा जिस्म नुमाया हो रहा था। अब उसका रुख दरवाजे की तरफ था और वो जल्दी से दरवाजे के पीछे हो गया था और मैंने जल्दी से अपना लिबास दुरुस्त किया। अभी तक मेरे हवास मामूल पर नहीं आए थे। थोड़ी ही देर के बाद मेरे शौहर के खराटे कमरे में गूंजने लगे और मैं भी सो गई थी जब किसी ने आहिस्ते से मेरे गालों को छुआ। यह एहसास मेरे लिए अनोखा था। इतना नरमी से कभी मेरे शौहर ने मुझे नहीं छुआ था और जब इस एहसास की वजह से मेरी आंख खुली तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। सामने ही अरशद खड़ा था। इससे पहले कि मेरे मुंह से आवाज निकलती उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे चीखने चिल्लाने से शोर मचाने से मना कर दिया। मैं भी उसे यूं अपने सामने देखकर समझ गई थी। तभी वो मेरे कान के पास आकर आहिस्ती आवाज में सरगोशी करते हुए बोला कि दूसरा कमरा खाली है, क्या ख्याल है वहां पर चलकर वक्त गुजारें। इसकी बात का मफहूम मैं अच्छे से समझ गई थी। तभी मेरा वजूद कांपने लगा था पर मेरी आंखें झुक गई थी। मैं ये सब करना चाहती थी। मेरा दिल उसकी जानिब खींचता चला जा रहा था। मुझे इस बात का भी डर था कहीं मेरे शौहर या मेरी सास की आंख ना खुल जाए और अगर उन्होंने ये सब देख लिया या उन्हें कुछ पता चल गया तो न जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। वो मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ा था और उसे नजरअंदाज करने का भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। तभी मैंने उसके हाथ पे अपना हाथ रख दिया और फिर शर्माते और मुस्कुराते हुए उसके साथ चल पड़ी थी। दूसरे कमरे में आने के बाद उसने वक्त जाया किए बगैर मुझे फौरन ही दूसरे जहां में पहुंचा दिया था और तभी मैं छोटी सी थी जब अम्मा पापा दोनों इस दुनिया से एक के बाद एक रुखसत हो गए थे। घर में बड़ी बहन और बड़ा भाई था। भाई छोटी सी उम्र में ही मजदूरी करना शुरू हो गया था और बहन घर के काम काज करती थी, खाना बनाती, मेरा और भाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। मेरी बहन हम दोनों से बहुत प्यार करती थी। इसी वजह से मैं जिंदगी में वापस लौटने लगी थी, वरना मुझे हर वक्त अपनी अम्मी अबू की याद सताती रहती थी और ये सोचकर परेशान होती रहती थी। थोड़े ही टाइम के बाद बाजी की शादी हो गई थी और वो रुखसत होकर दूसरे शहर में चली गई थी। अब मैं 15 साल की थी मगर घर के काम काज मेरे जिम्मे आ गए थे, लेकिन मुझसे तो रोटियां जल जाती थी। मुझसे खाना भी नहीं बनता था मगर भाई मुझे कुछ भी नहीं कहता था। वो हमेशा मुझे लाड प्यार से कहकर खामोश करवा देता कि आहिस्ता आहिस्ता तुम भी ये सब कुछ सीख जाओगी और उसकी मोहब्बत देखकर मेरी आंखें नम हो जाती थी। और फिर मेरे भाई को एक लड़की पसंद आ गई। बाजी की शादी के बाद भाई ने भी सादगी के साथ उस लड़की से निकाह कर लिया था क्योंकि वो लड़की गरीब खानदान की थी और वो लोग जहेज का इंतजाम नहीं कर सकते थे। देखते ही देखते वक्त गुजरने लगा था। मैं अपनी उम्र से पहले ही बड़ी हो गई थी और मेरी जिंदगी में ये बदलाव भाई की शादी के बाद से शुरू हुआ था। मुझे तब महसूस हुआ था कि जवानी क्या होती है और औरत का क्या रिश्ता है। जब गर्मियों की रातों में मुझे नींद नहीं आ रही थी और पूरी रात में बेचैनी से करवटें बदलती रहती थी और उस रात भी मैं गर्मी की शिद्दत से तंग आकर बाहर सहन में आ गई थी। भाई भाभी के कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थी। उनके कमरे की खिड़की सहन में खुलती थी और गर्मी होने की वजह से उनके कमरे की खिड़की और दरवाजा भी खुला रहता था। तभी मैंने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर खिड़की से झांक कर अंदर देखा। वो इस तरह से
खिड़की थी ये किसी की नजर मुझ पर नहीं पड़ सकती थी और जो मैंने मंजर देखा वो मेरे दिल की धड़कनों को बंद करने के लिए काफी था। भाई और भाभी दोनों आपस में मसरूफ थे और वो दोनों उस वक्त हर एक चीज से सरूर की कैफियत में थे। ये देखकर मेरा दिल घबरा गया। काफी देर तक मैं उन्हें देखती रही और फिर मैं अपने कमरे में आ गई। मेरी हालत अजीब हो रही थी और अब हर रोज ही मेरा यह मामूल बन गया था। रोज ही मैं उन दोनों को ये करते हुए देखती और फिर अपने कमरे में आने के बाद ठंडी आहें भर कर रह जाती थी। मेरा अब दिल चाहने लगा था कि मेरी भी जल्दी शादी हो जाए और कोई ऐसा हो जो मुझसे भी ऐसी ही मोहब्बत करे। इन्हीं दिनों भाभी ने मेरी बहन को घर में बुलाया और उनसे मेरे लिए अपने भाई के रिश्ते का जिक्र किया। बाजी को ये रिश्ता पसंद नहीं था। उनका कहना था कि वो मुझसे उम्र में बड़ा है और वो ठीक तरह से काम काज भी नहीं करता था। मगर भाई की सारी हमदर्दियां अपने ससुराल के साथ थी। मैंने भाभी के भाई को एक बार देखा था। वो माकूल शख्स था और मुझे तो इसमें बिसाही कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी। और मैं अब जिस तरह से जज्बात के समंदर में बह रही थी, मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए और दिखने में मेरा शौहर जैसा भी हो, मुझे बस अपनी ख्वाहिश की तकमील से मतलब था। पर मेरा भी सादगी के साथ निकाह करके मुझे भाभी के भाई के साथ रुखसत कर दिया गया था। जिस तरह से भाभी हमारे घर में आई थी मगर शादी की पहली ही रात मेरे सारे अरमान जैसे बुझ कर रह गए थे। भाभी का भाई बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करता था जिस तरह से मैंने भाई को भाभी के साथ करते हुए देखा था। ना उसमें इतनी शिद्दत थी और ना ही वो मेरी प्यास को बुझा सकता था। जल्दी वो थक जाता और फिर नींद की वादियों में खो जाता था और मैं फिर बाकी की रात अपनी अधूरी तमन्नाओं और ख्वाहिशों की वजह से तड़पती रहती थी। मगर वो मजे से सोया रहता था। ये बात ऐसी थी कि मैं किसी से जिक्र भी नहीं कर सकती थी, ना ही किसी से इसकी शिकायत कर सकती थी। अगर मैं किसी से ये सब कुछ कहती तो सब मेरे किरदार पर निशान हम बांधने लगते। और फिर मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरा शौहर दिखने में तो ठीक था मगर उसमें मर्दाना ताकत बहुत ही ज्यादा कम थी और मुझे ऐसा शौहर चाहिए था जो कि सारी ही रात मुझे प्यार करता रहे और वह इस बात से बिल्कुल भी ना थकता। मेरी इस ख्वाहिश में शिद्दत भाई भाभी को देखकर हुई थी। अरशद मेरे शौहर का दूर का रिश्तेदार था। मेरी उसके साथ पहली मुलाकात शादी के कुछ अरसे के बाद ही हुई थी। उस वक्त मैं किचन में मौजूद थी और अभी मैं आटा गूंद कर फारिग हुई थी तभी मुझे अपने शौहर की आवाज सुनाई। वो घर में आ गया था और ये देखकर मैं परेशान हो गई कि वो आज घर में मामूल से पहले आ गया था। और आते ही वो मेरी सास के पास बैठ गया और उनके साथ बैठकर इधर उधर की दिन भर की बातें करने लगा। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं नहीं जानती थी कौन आया था। मैं उस वक्त खाना बनाने में मसरूफ थी। थोड़ी देर के बाद वो मुझे जोरदार आवाज में मुखातिब करके बोला कि मेरे लिए जल्द से जल्द खाना तैयार करो, मुझे और अरशद को भूख लगी है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि अरशद कौन है। जब मैंने जरा सा बाहर झांक कर देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे शौहर के साथ एक और मर्द भी था जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। वो ऊंचा लंबा और चौड़ा शानों का मालिक था। उसे देखकर मेरा दिल जैसे मेरे हाथों में निकलने लगा था। मुझे ऐसे मर्द बहुत पसंद थे। उसके साथ मेरा शौहर बैठा हुआ था। वो उसके साथ बहुत अजीब लग रहा था। और फिर मैंने जल्दी जल्दी हाथ चलाना शुरू कर दिए। मैंने सालन और फिर गर्मा गर्म रोटियां बनाकर बैठक में खाना लगा दिया था और तभी मेरे शौहर की मुझे धाड़ने की आवाज सुनाई दी। मेरे ससुराल में किसी भी अजनबी मर्द के सामने जाना मायूब समझा जाता था मगर वो मेरे शौहर का दूर का कजन था और शायद मुझे इससे पर्दा करने पर कोई पाबंदी नहीं थी। मैं कांपते वजूद के साथ बैठक में गई थी। उस शख्स के सामने मैं घबरा रही थी। मैं जब वहां पर गई तो मेरे शौहर ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा और मुझे गालियां देकर कहने लगा अपने किस ख्यालों में खोई हुई थी जो खाने में इतनी तेज मिर्चें डाल दी हैं। तुम जानती हो कि मैं तेज मिर्चों वाला सालन नहीं खाता। वो शख्स अपनी जगह से उठा और मुझे मेरे शौहर से दूर करते हुए बोला कि यार बस कर दो, क्या हो गया? अगर खाने में मिर्चें तेज हो गई हैं तो क्या हुआ? भाभी ने खाना कितना अच्छा बनाया है। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर छोड़ दिया। मैं थके हारे कदमों से अपने कमरे में आई थी। मुझे अपने बाजू पर उस शख्स के छूने का एहसास हुआ मगर मेरे शौहर का एहसास भी मुझे बहुत तकलीफ दे रहा था। मेरे शौहर को इस मेहमान के सामने मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। उस शख्स के सामने उसका ये सलूक मुझे नागवार महसूस हो रहा था। फिर शाम को जब मैं किचन में बर्तन धो रही थी तभी अरशद बहाने से किचन में आया। मेरे पास खड़ा होकर मुझे कहने लगा कि मैं नहीं जानता था कि मेरा कजन इतना जालिम भी हो सकता है। उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था बल्कि उसे तो तुम्हारी जैसी हसीन कम उम्र लड़की को तो फूलों की तरह रखना चाहिए। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ थाम लिया था और मेरे हाथों को आहिस्ता आहिस्ता छूने लगा था। मैं मदहोश हो जा रही थी और मेरी आंखें हया के बोझ तले झुके जा रही थी। मैंने उसे इस हरकत पर नहीं टोका था जिसकी वजह से वो मुस्कुरा दिया। उसे अंदाजा हो गया था कि शायद मैं भी उसकी ख्वाहिश की मुंतजिर हूँ। इससे पहले कि वो कोई और बात कहता तभी दरवाजे के बाहर खटके की आवाज सुनाई थी और फिर वो किचन से चला गया था। मेरे दिल में आग लगा गया था। मुझे बार बार उसके लम्स की याद सता रही थी। अब वो मेरे रूह
रूबरू था, मेरे सामने था, और अब जब वो मुझ पर पूरी तरह से हावी हो गया था तो अब मुझे अंदाजा हो रहा था कि मर्द की ताकत और उसका प्यार क्या चीज है। मेरा शौहर इसके सामने कुछ भी नहीं था। कितनी देर तक हम दोनों एक दूसरे में खोए रहे थे और फिक्री शर्म हया उसे देखकर पहले पहले मेरे दिल में जागती थी, लेकिन अब शर्म हया का कहीं तस्वुर भी नहीं था। अब मेरा दिल चाह रहा था कि वक्त यहीं पर थम जाए और हम दोनों एक दूसरे में खोए रहे, मगर शायद ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। काफी देर के बाद वो खुद ही मुझसे अलहदा हुआ तो मैंने उसे फिर से अपने ऊपर गिरा लिया था, और फिर काफी देर के बाद वो कहने लगा कि तुम तो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो, तुमने तो मेरे जैसे बंदे की भी बस करवा दी है। उसकी ये बात सुनकर मुझे शर्म आ गई थी और फिर उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई। वो यहाँ पर 3 दिन के लिए आया था, मगर अब उसका दुरानिया तवील से तवील होता गया था। मेरा शौहर खेतों में काम करता था और अरशद भी उसके साथ खेतों में जाने लगा था। आज रात जब मैं उसकी बाहों में मदहोश होकर उससे वापसी का पूछ रही थी तो वो कहने लगा कि मैं मजीद अभी कुछ दिन यहीं पर हूँ, मैं यहाँ पर चंद दिनों के लिए आया था, मगर तुमने ना जाने ऐसा क्या जादू किया है जो तुमने मुझे अपने शहर में जगड़ कर रख लिया, और तुम्हारी वजह से अब मेरा यहाँ से दूर जाने को दिल ही नहीं कर रहा। उसकी बात सुनकर मैंने खुशी की लहर अपने वजूद में उतरती हुई महसूस की थी। तभी वो कहने लगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी ख्वाहिश पर तुम्हारा शौहर पूरी तरह से उतरता नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं उदास हो गई और कहने लगी कि शादी को 4 माह हो गए हैं और अभी तक उसने इस तरह से एक बार भी मेरी प्यास नहीं बुझाई, मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की जिस तरह से तुम करते हो। यही वजह है कि मैं चाह कर भी तुमसे दूर नहीं हो पा रही और तुम अब मुझे किसी नशे की तरह लगने लगे हो। उसने भी मुझे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया, कहने लगा कि मुझे भी तुमने अपने वजूद का आदी कर लिया है और शायद अब मैं भी दूर होकर भी इस नशे को भूल नहीं पाऊंगा। अरशद की जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां थी, बहुत सारी औरतें थी, मगर उसका कहना था कि तुम्हारी जैसी एक भी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मेरे शौहर की अरशद के साथ बहुत ही ज्यादा दोस्ती थी और वो दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर किया करते थे, मगर ये बात ऐसी थी जो अरशद ने उससे छुपा रखी थी। मगर अब मेरे शौहर को शक होने लगा था और न जाने क्यों अब वो मुझ पर गुस्सा करने लगा था। अब वो अरशद के यहाँ रहने पर भी मुंह चढ़ाने लगा था और अपनी माँ से बातों बातों में कहने लगा था कि अरशद से पूछें कि आखिर वो कब तक यहाँ पे है। पहले की बात और थी, मैं और आप दोनों यहाँ पर अकेले रहते थे, मगर अब यहाँ पर मेरी बीवी भी रहती है और मैं नहीं चाहता कि अरशद का यहाँ पर ज्यादा दिन तक क्याम हो। आप उसे चलता करें। मेरी सास कहने लगी कैसी बातें कर रहे हो, वो मेरे रिश्ते में भतीजा है और वो हमारी मोहब्बत में यहाँ पर रह रहा है, तुम्हें न जाने उससे क्या परेशानी हो गई है। मगर सास की बात सुनकर मेरे शौहर मुझ पर सोच निगाहों से देखने लगे। तब तक मुझे उसकी बात का अंदाजा नहीं था क्या मेरे शौहर को मुझ पर और उस पर शक हो गया है। उस वक्त तक मैं अपने ही नशे में मदहोश रहती और उससे मुलाकात करने के बाद मैं इस तरह से पूरा दिन सरूर में रहती थी और फिर जब शाम होती तो उसके साथ दोबारा मुलाकात करने के ख्याल से मैं फिर से हवाओं में उड़ने लगती थी। आज भी यही हुआ था। आज मैंने अरशद की फरमाइश पर उसकी पसंद का खाना बनाया था और आज मैंने उसकी पसंद के रंग के कपड़े पहने हुए थे और मैंने अपनी आंखों में काजल भी लगाया था और होंठों पर लिपस्टिक भी लगाई हुई थी। अरशद मुझे इस तरह से देखकर बहुत खुश होता था और वो अभी नजरों ही नजरों में मेरी तारीफ कर रहा था। मैं भी उसको देखकर शर्मा रही थी। हम दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि मेरा शौहर हम दोनों पर नजर रखे हुए है। मेरी सास इस सब से बेनियाज थी, उन्हें किसी चीज के बारे में कुछ खबर नहीं थी। आज रात मेरा शौहर जल्दी सो गया था और फिर जैसे ही मुझे अरशद की झलक नजर आई तो मैं फौरन कमरे से बाहर निकल आई और दूसरे कमरे में आने के बाद जल्दी ही हम दोनों एक दूसरे में खो गए थे। अरशद कहने लगा कि अब तुम्हारा शौहर मेरा यहाँ पे रहना पसंद नहीं कर रहा, वो चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और अब मुझे लगता है कि कल मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अगर मैं ना गया तो तुम्हारा शौहर मुझे घर से बाहर निकाल देगा। वो मेरे कानों के पास सरगोशी कर रहा था। एकदम कमरे की लाइट ऑन हो गई और कमरे की लाइट की रोशनी में हम दोनों की बुरहाना वजूद नुमाया हो गए थे। मैंने जल्दी से खुद को चादर में छुपा लिया और जब मेरे सामने नजर पड़ी तो मेरा शौहर खून वाली नजर से हम दोनों को घूर रहा था। उसने अरशद को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। पहले तो अरशद इससे मार खाता रहा, मगर फिर एक जोरदार धक्का देकर वो लिबास पहनकर कमरे से बाहर निकल गया था और फिर वो घर का दरवाजा पार करके रात के अंधेरे में ही चला गया था। उसके बाद मैं अपने शौहर के जुल्म का निशाना बनी। उसने मुझे बहुत मारा था और मेरे जिस्म पर नील पड़ गए थे। मैं बहुत बुरी तरह से रो रही थी, मगर मेरे शौहर को मुझ पर तरस नहीं आ रहा था। शौहर की आवाज सुनकर मेरी सास भी कमरे में आ गई थी और जब उन्होंने मुझे इस हालत में अपने शौहर के सामने मार खाते हुए देखा तो उसे कहने लगी कुछ शर्म करो, हया करो, ये तुम क्या कर रहे हो। और वो जबरदस्ती
मेरे शोहर को कमरे से बाहर ले गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरे शोहर ने उनसे क्या बात कही थी। अगले दिन जब मैं उठी तो मेरी सास ने मुझे देखकर नफरत से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। मेरे शोहर भी बहुत गुस्से में थे और वो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। और अब मुझे इस बात का खौफ था कि अगर उन्होंने ये सब कुछ मेरे भाई को बता दिया तो न जाने क्या होगा। और शाम को ही उन्होंने मेरे भाई और भाभी को घर पे बुला लिया था और ये सारी बात उन्होंने भाई को बताई। भाई ने भी मुझे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था। तब मेरा शोहर कहने लगा कि मैं अब इसको तलाक दे दूंगा, मैं अब इसको घर में नहीं रखूंगा। तभी मेरे भाई कहने लगे इससे गलती हो गई है और जो कुछ भी इसने किया है ये इस पर शर्मिंदा है, ये तुमसे माफी मांग लेगी, तुम इसको तलाक नहीं दोगे। ये मत भूलो कि तुम्हारी बहन भी मेरे घर में मौजूद है। मेरा शोहर कहने लगा कि मेरी बहन तुम्हारी बहन की तरह बद किरदार नहीं है, जो घर आए मेहमान के साथ मेरे पीठ पीछे गुल खिला रही थी। मेरी बहन ने आज तक तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दिया और कभी ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। तुम अपनी बद किरदार बहन को मेरे गले नहीं डाल सकते और ना ही तुम अपने तीनों बच्चों की माँ को अपनी बहन की वजह से तलाक दे सकते हो। मैंने अपनी भाभी की तरफ देखा तो वो रो रही थी और मेरे शोहर ने मेरे भाई से कहा कि मैं तुम्हारी इस बद किरदार बहन से अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ाना चाहता, बेहतर यही होगा कि इसे साथ ले जाओ। लेकिन मेरा भाई गुस्से में आ गया और एकदम से भाभी की तरफ देखकर उन्होंने तलाक का लफ्ज मुंह से निकाला ही था कि भाभी ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया और पैरों में गिर गई और कहा कि ऐसा जुल्म मत कीजिए, बेकसूर होते हुए आप मुझे ये सजा मत दीजिए, अगर आपने ऐसा किया तो हमारे बच्चों का क्या होगा। ये सब देखकर वक्ती तौर पे मैं बहुत शर्मिंदा हो रही थी। मेरी वजह से मेरी भतीजी भतीजा अपनी माँ से दूर हो रहे थे और मेरा भाई गुस्से में भाभी को तलाक दे देगा। हालांकि मेरे भाई को मुझसे तो कोई गर्ज नहीं था, इस काम के बाद मेरा कत्ल ही कर देता, लेकिन दर हकीकत वो मेरी जिम्मेदारी से भाग रहा था और उसे बदनामी का भी खौफ था। इसी वजह से वो मेरे शोहर को धमकाने लगा। ये बात सुनकर मेरा शोहर वहीं पर बैठ गया था। जो भी था वो अपनी बहन की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था। बहन भी वो जिसके 3 बच्चे थे और वो सब बड़े हो रहे थे, सब स्कूल में जाते थे और मेरे शोहर की आमदनी नहीं थी कि वो अपनी बहन और बच्चों का खर्चा उठाता। तभी वो सर झुका गया था और अपने भाई के कहने पर मैंने अपने शोहर से माफी मांगी तो उसने मुझे फिर माफ कर दिया था। मगर वो उसके बाद मुझे वो इज्जत नहीं दे सका, ना ही वो कभी मुझसे मोहब्बत कर सका। मुझे ताने देता, पहले ही वो मुझ पर हाथ उठाता था, अब तो बात बात पर मुझे मारता था। पहले मेरी सास का रवैया मेरे साथ कुछ बेहतर था क्योंकि उसकी बेटी मेरी भाभी थी, बेटी की वजह से वो मेरे साथ अच्छे से पेश आती थी। अब तो सास को भी मौका मिल गया था, हर वक्त मुझे खड़ी खोटी सुनाती रहती थी और मेरे शोहर को मेरे खिलाफ भड़काती रहती थी। सबके रवैयों से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी पुरानी अंदाज में वापस आ गई थी। मैंने उन सब की परवाह छोड़ दी थी। मार खा खा कर मैं भी ढीठ बन गई थी। अब मुझे मेरे शोहर की मार का और सास के तानों का भी कोई असर नहीं था। मुझे किसी के परवाह नहीं थी। मैं अभी तक उस नशे में मदहोश थी जो मैं हासिल कर चुकी थी। जिल्लत वैसे ही हाथ लग गई थी। कम से कम मेरी ख्वाहिश तो पूरी हुई थी। उसके बाद एक के बाद देकर 2 बच्चे भी हो गए थे और उसके बावजूद भी मेरे साथ मेरे शोहर का रवैया बहुत बुरा था। मुझे उसकी परवाह नहीं थी, लेकिन अब मैं सबसे थकने लगी थी। मुझे सुकून की जिंदगी चाहिए थे। मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे। वो अक्सर मुझे अपने बाप से मार खाता हुआ देखते थे और हर वक्त मेरी सास मेरा शोहर मुझे बच्चों के सामने गंदी गंदी गालियां देते थे। मेरे बच्चों के जहन पर बुरा असर पड़ रहा था। मुझे पछतावे ने घेर लिया था कि वक्ती तस्कीन के लिए मैंने उम्र भर के लिए अपनी किस्मत में जिल्लत व रुसवाई लिख दी थी, जिससे मेरे बच्चों की जिंदगी भी मुतासिर हो सकती थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।